नमस्कार। हिंदी में एक टॉपिक है जो सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन होता है आर ओ या आर ओ का, उसमें पूछा जाता है। बाकी जहाँ भी सिलेबस में ये हो वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है सारणी रूप। टॉपिक जो है देखने में भी बहुत छोटा है, इसमें कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है। इंग्लिश में इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। लेकिन इस टॉपिक की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। इस टॉपिक को अगर हम देखें तो ये मान के चलिए कि आपको सबसे कम मेहनत करना होता है इस टॉपिक में पूरे पेपर में, जहां पे इतने नंबर आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये सेकंड है, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड, और इसमें मार्क्स अगर आप देखेंगे तो मार्क्स आपको मिलते हैं 15। ये जो 15 मार्क्स हैं ये जिसको मिल जाते हैं पूरे के पूरे, या इनमें से मान के चलिए कि 13-14 नंबर आपके अगर आ जाते हैं, कहीं एक आध करता है, तो आपके सिलेक्शन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। सारणी रूप होता क्या है? सबसे पहले इसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो कार्यालयी पत्र व्यवहार में कार्यालय में बहुत सारे पत्र आते रहते हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। इन सारे पत्रों के बारे में हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो एक एक करके सारा पत्र करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ऐसे आप समझिए बहुत सारे पत्र जो आते हैं, तो खास करके जो सरकारी पत्र आ रहे हैं उनको अगर अगर एक अधिकारी के लिए देखा जाए तो बहुत सारे पत्र आ जाते हैं। तो अगर बहुत सारे पत्र आ गए तो सारे पत्रों को किसी अधिकारी के लिए, ऑफिसर के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। आप जब समीक्षा अधिकारी बन के जाएंगे या आप जिस पद पे होंगे और किसी शीर्ष अधिकारी तक उसको पहुंचाना है, तो आपके लिए यही सही रहेगा कि उस पत्र का सारांश लिख के आप अगर दे दें तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो सारणी रूप बनाने का बेसिकली अगर देखा जाए कि पर्पज क्या होता है, तो उस पर्पज में यानी कि इसके उपयोग क्या है, या इसकी आप कह सकते हैं इसकी विशेषता। तो इसका उपयोग ये है या इसकी विशेषता ये है कि ये किसी भी पत्र का जब सारणी रूप आप प्रस्तुत करते हैं तो बिल्कुल संक्षिप्त में, और संक्षिप्त में क्या करते हैं, इसका सार प्रस्तुत करते हैं। संक्षिप्त में आप सार लिख देते हैं, तो पूरा पत्र पढ़ने के जगह पे अगर कोई उस सार को पढ़ ले तो पत्र में क्या लिखा है ये उसको समझ में आ जाएगा। तो जब आप सार लिख देते हैं तो दो चीजें, टाइम मैनेजमेंट इससे हो जाता है, समय प्रबंधन के लिए काम आता है। दूसरी चीज आप कह सकते हैं इससे समय की बचत तो होती ही है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें धन का भी सदुपयोग होता है। अगर उसी काम को कई स्टाफ मिलके करें और पूरा पूरा पत्र एक एक करके लेके जाएं तो ज्यादा उसमें आपको संसाधन लगाने पड़ेंगे, और ये जो है इसमें कम समय में हो जाता है, तो समय प्रबंधन, धन का सदुपयोग हो जाता है। और तीसरी चीज ये है कि मामले का जो निस्तारण है, मामले का निस्तारण शीघ्र करने में इसमें सुविधा मिलती है, मामले का निस्तारण शीघ्र हो जाता है। तो मुख्य यही इसके उद्देश्य है कि एक पत्र आपको दिया गया, उस पत्र को आपने सार या उसका संक्षिप्त जो आशय है उसको लिख दिया, और लिखने के बाद में उसको आपने भेज दिया, प्रस्तुत कर दिया अपने जो शीर्ष अधिकारी हैं, आपके जो ऊपर बैठे हुए हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं, उच्च पदों पे, तो उन्होंने इसको समझ लिया। ठीक है ना? तो कम समय में समय का प्रबंधन, धन का सदुपयोग, और कम समय में अगर कोई पत्र या किसी चीज को समझना संभव हो पाएगा तो मामले का निस्तारण भी शीघ्र हो जाएगा। तो ये आपको समझ में अगर इतना आ गया, तो इसमें अब ये कैसे हम प्रस्तुत करेंगे, सबसे मुख्य मुद्दा ये आता है कि इसको हम कैसे प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि इस पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। तो सारणी रूप की, पत्र की जगह पे आप कहिए कि सारणी रूप के अंग हम देख लें। सारणी रूप में हम क्या क्या दिखाते हैं, सारणी रूप के अंग। बाकी इसको प्रैक्टिस करके आप सीखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट की क्लास है तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखना है, जैसे कौन कौन से अंग होते हैं ये, फिर इसको लिखते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आप सीख गए, एक तो अंग आप याद रखेंगे, इसके अंग मेन है
पहला इसमें आप लिख सकते हैं, इसका ये क्रमांक होता है। पत्र में सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, वो क्रमांक होता है, मतलब सारणी रूप में इसमें क्रमांक पहला दिखाते हैं। दूसरे नंबर पर इसको क्रमांक को कहीं कहीं पे क्रम संख्या भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर यहां पत्रांक होता है। तीसरे नंबर पर दिनांक व स्थान होता है, दिनांक व स्थान इसमें लिखा जाता है। चौथे नंबर पर ये अभी एक हम आपको टेबल बना के दिखाएंगे, उस टेबल में ये सारी चीजें रहेंगी। चौथे नंबर पर यहाँ पे रहेगा प्रेषक। प्रेषक को कई जगह पे भेजने वाला का नाम लिख दिया जाता है या भेजने वाला, लेकिन आप प्रेषक लिखिएगा। अगला होता है प्रेषिती। प्रेषिती का मतलब होता है जिसको भेजा जा रहा है, प्राप्त करने वाला। और फिर इसका एक होता है विषय एवं आशय, या ऐसे लिख दिया जाता है विषय आबलिक आशय। ये चीजें इसमें है, यानी कि ये सारणी रूप के अंग हैं और ये सारी बातें आपको एक पत्र में मिलती हैं। खास करके जो आपको पत्र इसमें दिया जाता है वो सरकारी पत्र दिया जाता है। उस पत्र को आप देखेंगे तो कुछ ऐसा पत्र आपको दिया जाता है, निम्नलिखित पत्र का सारणी रूप प्रस्तुत कीजिए। ये पत्र आपको दे दिया गया और इसका टेबुलर फॉर्म आपको प्रस्तुत करना है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना कि जो पत्र आपको मिलेगा उसमें ये पत्रांक रहेगा। प्रेषक प्रेषिती दोनों दिया हुआ है, कहां से भेजा जा रहा है यह स्थान भी दिया हुआ है, विषय यहां पर लिखा है और उसके बाद में यहां पर आप देखिए विषय के बाद में ये पूरा मैटर दिया हुआ है। महोदय मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है डॉट 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 जो भी है। फिर यहाँ पर जो संलग्नक है उसके बारे में, कौन भवदीय है, कौन आज्ञा से है, ये पूरी बातें लिखी हुई है। यानी कि ये पत्र अगर आपको दिया गया है कि इसका सारणी रूप बनाना है तो इनकी इन सारी बातों का आप उपयोग करेंगे, जो यहां पर हमने डिस्कस किया है कि इसमें क्रमांक, पत्रांक, दिनांक व स्थान, प्रेषक, प्रेषिती, विषय और आशय। अब बात आती है कि इन चीजों को कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए एक टेबल का हम उपयोग करते हैं और उस टेबल को इस तरीके से बनाते हैं। ये टेबल आप देख सकते हैं, पत्र का सारणी रूप आप हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद में इस तरीके से आप लिखेंगे। सबसे पहले जो आपका कॉलम होगा वो क्रमांक है, फिर आपका पत्रांक है, फिर दिनांक है, दिनांक के बाद में प्रेषक, फिर प्रेषिती, फिर विषय या आशय। विषय आबलिक आशय या विषय और आशय आप लिख सकते हैं, विषय व आशय, या कहीं कहीं आपको विषय वस्तु लिखा भी मिलेगा। तो विषय वस्तु भी अगर लिखा है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यहां पर जो पाने वाला है प्रेषिती, यानी कि पाने वाले का नाम, प्रेषक तो जो है प्रेषक का नाम लिख देंगे, दिनांक व स्थान जहां से आया है उसको हम लिख देंगे। जो पाने वाले का नाम है यानी कि जो प्रेषिती है, प्रेषिती में पूरा आप नाम व पता लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे इसको दिखाना है मैं अभी आपको वो उदाहरण करके दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है। सबसे पहले तो इस टेबल की हम बात करें, क्रमांक कोई बहुत बड़ा नहीं होता है तो उसका जब आप कॉलम बनाइए तो इतना रखिए, पत्रांक का भी लगभग इतना ही रखिए, दोनों ये बराबर रहेंगे। दिनांक एवं स्थान भी आपका आसानी से उसमें आएगा। फिर थोड़े थोड़े बड़े आपके प्रेषक और प्रेषिती के कॉलम रहेंगे, दोनों लगभग बराबर क्या बराबर ही रहेंगे। सबसे बड़ा जो रहेगा, सबसे ज्यादा जो चौड़ाई आप लेके चलेंगे वो कॉलम ये है, इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा आप रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको मैटर लिखना होता है ज्यादा। पेपर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी आपकी ऐसे रहती है, A4 साइज टाइप की जो कॉपी है ऐसे ही रहेगी। तो इस कॉपी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 ये कॉलम है, इसको बनाने के लिए वो कॉपी को बेड़ी कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं। आपकी कॉपी प्लेन रहती है, यहाँ पे तो ये कुछ है, लेकिन वो कॉपी कहने का मतलब है ऐसे कर देते हैं। जब एग्जामिनर उसको चेक करते हैं तो उनको घुमाना पड़ता है, तो उनको प्रॉब्लम होती है और किसी भी प्रॉब्लम की भरपाई वो आपके नंबर काट के करते हैं। तो आप ऐसे ही बनाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे ही इसको बनाने की आसानी से आ जाएगा, कोई समस्या इसमें आपको नहीं होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर नंबरिंग कर दी जाती है, यहाँ पर बहुत बार नंबरिंग कर दी जाती है, एक कॉलम और यहाँ पर ये बना लिया जाता है ऐसे। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पर नंबरिंग करने में हम क्या करते हैं,
सेम कलर पेन से यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया जाता है। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा लिखिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी परिभाषा लिख के आते हैं। लिख दीजिए 2 लाइन परिभाषा, सिंपल सी परिभाषा। जब आप इसको शुरू करिए तो ऊपर ही 2 लाइन में परिभाषा लिखिए कि किसी भी पत्र का सारणी रूप समय प्रबंधन तथा धन के सदुपयोग तीव्र कार्रवाई का एक सार्थक रूप है, जो कार्यालयी पत्र व्यवहार या कार्यालय के पत्र व्यवहार का एक सही तरीका है। आप इतना लिख के 2-2.5 लाइन 3 लाइन में, और फिर एक हेडिंग डालिए पत्र का सारणी रूप, और पत्र का सारणी रूप लिखने के बाद में ये आप बना लीजिए। फिर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के रूप में आपको क्या मिला है, ये पत्र मिला है, तो इस पत्र को आप पढ़िए। तो यहां पर जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो प्रेषक प्रेषित तो आपको सीधा नजर आ रहा है, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। प्रेषक मिल गया, प्रेषित मिल गया, वो तो आपको सीधा नजर आ रहा है। अब समस्या आएगी कि पत्रांक हम क्या डालें, तो पत्रांक भी देखिए यहां पे लिखा है। क्रमांक क्या डालें, तो क्रमांक 1 हो जाएगा क्योंकि ये पहला ही पत्र, एक ही पत्र आपको दिया गया है, 2-3 पत्र नहीं दिए गए हैं। दिनांक एवं स्थान, तो यहाँ पे दिनांक देखिए नहीं दिया हुआ है, डॉट 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 लगा है। अगर यहाँ पे दिनांक दिया होता कि फला तारीख में ये पत्र ऐसा है आया तो आप उसको लिखते, लेकिन ये नहीं दिया है तो बहुत घबराएंगे नहीं, आप दिनांक डॉट 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 ऐसे छोड़ देंगे। प्रेषक प्रेषित आपको दिख ही रहा है, ये प्रेषक हो गया और ये प्रेषित हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ प्रेषक है सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, और सेवा में यानी कि ये प्रेषित है, जिसको भेजा जाता है वो प्रेषित होता है। सेवा में शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, यहाँ पे इलाहाबाद लिखा है क्योंकि ये पुराना लेटर ले लिया गया है, तो कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप प्रयागराज कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है, इसको आप कर देंगे प्रयागराज, ठीक है। अब ये प्रयागराज विषय यहाँ पे दिया है अनुमोदित अध्यापकों के स्थानीयकरण के संदर्भ में या संबंध में या संदर्भ में, जो भी, लेकिन आपको इतना ही नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही जो विषय दिया होता है इसी विषय को वहां पर लिख के चले आते हैं, कहते हैं विषय वस्तु तो यही है। आपको इसमें लिखना कैसे है, इस पूरे का सार निकालना है। मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, होने के उपरांत विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में अस्थायी रूप से कार्य करते हुए जिन अध्यापकों को 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं उनके स्थायीकरण की अविलंब कार्रवाई करें। जिन प्रवक्ताओं अथवा अध्यापकों की गोपनीय आख्या प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण फिलहाल रोक दें। इसको पूरा पढ़ के आप मैटर निकालेंगे। खास क्या है इसमें, सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे पहले तो विषय जो है वो स्थायीकरण से संबंधित है, तो स्थायीकरण शब्द जरूर आना चाहिए आपके विषय वस्तु में या विषय आशय में। दूसरा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुमोदित हुए हैं, ठीक है। और करना क्या है, 3 वर्ष से अधिक जिनका हो गया उनका स्थायीकरण करना है। बात समझ में आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि गोपनीय आख्या जिनकी प्रतिकूल है उनका स्थायीकरण फिलहाल रोक देना है। ये बातें आपको समझ में आ गई। इसी का सार अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, किसी भी तरीके का कोई अलग से कुछ नहीं करना है, लेकिन भाषा अपनी होनी चाहिए किसी भी तरीके की। जब इसको टेबलर फॉर्म बनाइएगा तो 2-3 नियम जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे पहला नियम, इसको बनाते समय कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को ध्यान रखिए, किन शर्तों को आपको फॉलो करना है। तो शर्त संख्या 1 है, शर्तें ये है कि अपनी ओर से कुछ नहीं लिखना है, अपनी ओर से कुछ ना लिखें। कुछ न लिखने का मतलब यह है कि जो बातें लेटर में कही गई हैं उसी का सार प्रस्तुत करें, अपनी तरफ से कुछ भी नया ना जोड़ें, ठीक है। आपको यहां पर हो सकता है किसी मामले की जानकारी हो, मान लीजिए एमडीएम के बारे में बात की जा रही है और एमडीएम के बारे में आप जानते हैं क्या समस्याएं हैं कैसे हैं, या इसी स्थायीकरण की बात की जा रही है जो इसमें दिया हुआ है, और इसमें हो सकता है आप खुद कैंडिडेट हो तो आप कहें कि हम भी धरना प्रदर्शन करने गए थे और ऐसा है स्थायीकरण नहीं हुआ था। अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। दूसरी चीज,
यहां पे बिल्कुल कटिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि आप ही अपने शीर्ष अधिकारी जो आपके बाद ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारी उनको आप, तो कटिंग अलाउड नहीं है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है ना। और दोहराव ना हो, जिसको पुनरावृत्ति कहते हैं कि बार बार एक ही शब्द का दोहराव भी अलाउ नहीं है। तो ये कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि आप जो भी लिखें वो पहले से ही आप रफ कर लें, अलग कहीं जो विषय, भाई बाकी किसी चीज की रफ करने की जरूरत नहीं है। पत्रांक उसमें लिखा है, दिनांक स्थान लिखा है, प्रेषक प्रेषित लिखा है, जो विषय वस्तु है इसको रफ में लिख लें सबसे पहले, शॉर्ट में, क्योंकि उसमें आप टेबल में करेंगे तो डायरेक्ट, तो एक बार हो सकता है कुछ कटिंग हो जाए, और जगह अब निश्चित होती है कि उतनी जगह में आपको करना है। तो स्वच्छ बिल्कुल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और पठनीय होना चाहिए। आप ऐसा ना लिखें कि स्वलिखत स्वनवाचक, बिल्कुल पठनीय होना चाहिए। स्वच्छता से इसका मतलब है साफ सुथरा राइटिंग में आप लिखें, क्योंकि आप किसी शीर्ष अधिकारी के सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई शीर्ष अधिकारी इसको देखेगा तो आप साफ सुथरा लिखेंगे तो ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखें, ये बिल्कुल शर्तें हैं, इसको अगर आपको करना है। अब टेबलर फॉर्म अगर आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जैसे क्रमांक की बात है, जो लेटर यहाँ पे दिया गया है, तो क्रमांक में एक ही लेटर दिया गया है तो क्रमांक आप 1 डाल दीजिए। पत्रांक में इस पत्र की जो पत्र संख्या है वो 44301, यहां पर देखिए ये लिखी हुई है, यहां पर जो संख्या है वो लिखी हुई है, यही 44301 अब लिख 15 खा 2012-13, दिनांक में डॉट डॉट लगा है। तो ये पूरी पत्र संख्या यहां से यहां तक है, ये पत्र संख्या आपकी शुरू हुई है यहां से और यहां तक, पत्रांक यानी कि पत्र संख्या। तो इस पूरी पत्र संख्या को आपको यहां पर लिखना है, जो पत्र संख्या का कॉलम आपने बनाया है वहां पर इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको लिखने के लिए यहां पे ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। 443 इसी को पूरा लिख देना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। 01 ऐसे आप लिख दीजिए, बटे 15 खा, जैसे लिखा है 15 खा, खा ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर दीजिए, 2012-13। ठीक है, दिनांक स्थान तो दिनांक नहीं दिया है तो दिनांक की जगह डॉट डॉट कर दीजिए, स्थान दिया हुआ है लखनऊ, यहां पे लखनऊ लिख दीजिए। प्रेषक कौन है इसका, तो प्रेषक है सचिव शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, तो प्रेषक है सचिव, यहां पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, फिर आप लिखिए यहां पर शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग के बाद कॉमा लगाइए, फिर आप लिखिए उत्तर प्रदेश सरकार। कोशिश करिए कि आप पूरा लिखिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है, सरकार, और यहां पर आप फिर क्या लिखेंगे, लखनऊ से आ रहा है तो यहां पे लखनऊ लिख दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। और प्रेषित कौन है, प्रेषित है शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, शिक्षा निदेशक ब्रैकेट में लिखा हुआ है उच्च शिक्षा, ऐसे लिखा हुआ है तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं उच्च शिक्षा, ऐसे ही उसमें लेटर में भी लिखा है उत्तर प्रदेश और यहां पर आप प्रयागराज। वैसे इस लेटर में इलाहाबाद लिखा है तो आपको इलाहाबाद ही लिखना है अपनी तरफ से, लेकिन मैं इलाहाबाद की जगह प्रयागराज वहां पे भी मान लीजिए कि मैंने सही कर दिया तो प्रयागराज आपने लिख दिया। अब मेन जो काम है वो यहां पर है, मेन जो काम है वो यहां पर है। क्या काम है, यहीं पर ये जो आप लिखेंगे इसी से डिसाइड होगा कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। लेटर में दिया हुआ है वो बातें आपने अंडरलाइन की हैं, आपने समझ लिया है, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित राजकीय महाविद्यालयों के, यहीं पर मेन काम है राज्य। अब बहुत सारे लोग कहेंगे राज्य लोक सेवा आयोग को यूपीपीसीएस लिख दें, यूपीपीएससी लिख दें, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी लिख दें, तो ऐसा नहीं, या जिस वैकेंसी के तहत वो होंगे तो कहेंगे वही वैकेंसी का नाम लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूरा आपको लिखना है, राज्य लोक सेवा
आयोग द्वारा जो शब्द वहां पर है उन्हीं शब्दों में से आप शब्द ले सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अनुमोदित राजकीय महाविद्यालयों के, अनुमोदित राजकीय महाविद्यालयों के बहुत लोग महाविद्यालय लिखने के लिए महा लिख के फिर यहां पे डॉट लगा देंगे, नहीं, पूरा लिखिए। महाविद्यालयों के, ये कॉलम जो है ये बड़ा रखिए। महाविद्यालयों के किसके बारे में है? अस्थायी अध्यापकों के स्थायीकरण एवं महाविद्यालयों के अस्थायी अध्यापकों के स्थायीकरण। अब एक हमने वहां पे बताया था प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में भी दिया हुआ है, तो इनके के स्थायीकरण एवं प्रतिकूल प्रविष्टि वाले अध्यापकों के स्थायीकरण पर रोक लगाए जाने के संदर्भ में उसको भी मेंशन करना है कि स्थायीकरण एवं प्रतिकूल प्रविष्टि वाले अध्यापकों, साफ साफ ऐसे लिखिएगा इसको, अध्यापकों के स्थायीकरण पर रोक के संबंध में, यही लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। स्थायीकरण पर रोक के संबंध में, यही आप लिख दीजिए यहां पर, स्थायीकरण पर रोक के संबंध में, ठीक है ना। और इतना लिख के आपका काम पूरा हो गया। इतना अगर आपने लिख दिया, यहां पे फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, लिख दिया तो आपका काम पूरा हो गया। इस पे आपको 15 में से 15 नंबर भी मिल सकते हैं। 13, 14 तो मिल ही जाएंगे, 13, 14 आसानी से। इतने काम के आपको इतने नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन फिर से मैं वही कहता हूं, यही इसका ये फॉर्मेट कभी मत भूलिएगा। और इसमें यह भी नहीं कि पत्रांक आप पहले डाल दें, क्रमांक बाद में, यही रहेगा। क्रमांक, पत्रांक, दिनांक एवं स्थान, प्रेषक, प्रेषित, विषय, आशय, विषय अब्लिक आशय या विषय वस्तु जो भी आप लिखिए, विषय वस्तु भी आप लिख देते हैं तो कोई उसमें समस्या नहीं है, ठीक है। और इतना लिखने के बाद में साफ सुथरा आपने लिख दिया। इसके ऊपर थोड़ी सी एक परिभाषा दे दी थी कि किसी भी पत्र का सारणी रूप, समय प्रबंधन तथा धन के सदुपयोग, साथ ही तीव्र कार्रवाई का एक सार्थक रूप है जो कार्यालय के पत्र व्यवहार का सही तरीका है या कार्यालय के पत्र व्यवहार में इसका उपयोग किया जाता है, कार्यालयी पत्र व्यवहार में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे भी आप लिख दें। और इतना आपने कर दिया, प्रैक्टिस करिए तो ये काम आपका 10-12 मिनट में आसानी से हो जाएगा। अब आपको जब भी पुराने पेपर मिले तो उससे प्रैक्टिस इसको करते रहिए। बाकी हम लोग तो प्रैक्टिस कराएंगे ही, तो उसमें आप कर लेंगे। तो ये इसका एक सटीक तरीका होता है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें इसके अंग ये याद रखिएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण है ये कि अपनी ओर से कुछ ना लिखें, कटिंग अलाउड नहीं है, दोहराव ना करें एक ही बात को बार बार। जैसे आपने पहले उसमें लिखा है कुछ भी महाविद्यालय के स्थायीकरण के संबंध में, फिर से स्थायीकरण आ रहा है, फिर से महाविद्यालय। यहाँ पे देखिए कितना सटीक लिखा गया है। और जो लिखिए वो स्वच्छ हो। रफ पहले कर लें। रफ किस चीज का करना है? रफ इस चीज का करना है। इसी को इतना लिख के देख लेना है, इतना लिख के अलग देख लेना है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित राजकीय महाविद्यालयों के अस्थायी अध्यापकों के स्थायीकरण एवं, उसी में आपने कनेक्ट कर दिया, प्रतिकूल प्रविष्टि वाले अध्यापकों के स्थायीकरण पर रोक के संबंध में या संदर्भ में, जो भी आप लिखें, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर टेस्ट जब आपका होगा तो उसमें परफॉर्मेंस जांची जाएगी। थैंक यू सो मच।